Hello and welcome. I welcome you all to this incredible platform of learning. This is Dr. M. Shafi and today our topic is Revolt of 1857. Dear friends, इस टॉपिक में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रिवोल्ट को स्टार्ट करने से पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना होगा ताकि हम इस रिवोल्ट को रिलेट कर पाए। दोस्तों, आपको पता होगा ये जो रिवोल्ट 1857 में स्टार्ट होता है तो ये किन के अगेंस्ट स्टार्ट होता है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टार्ट होता है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ कब आए थे? ब्रिटिशर्स यहाँ 1600 को आए थे एज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में वो इंडिया में पहुँचते हैं। इसके बाद जब वो इंडिया में पहुँचते हैं, इससे पहले बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है, यूरोपियन कंपनीज जो हैं, वो इंडिया में इंटर हो चुकी थी। जैसे पुर्तगीज़ थे, डेनिश थे, डच थे और इसके बाद भी फ्रेंच वगैरह आए। तो 1608 से 1700 तक ये कंपनीज क्या कर रहे थे, करते रहे, ये आपस में लड़ाई करते रहे 1700 तक। तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ स्वाली हुआ, बैटल ऑफ बेदरा हुआ, कैनेटिक वॉर्स हुए। तो जिन लड़ाइयों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सारी कंपनीज को हरा के उनको यहाँ से बाहर निकाला, तब जाके उन्होंने यहाँ की ट्रेड को डोमिनेट किया। अब 1700 तक उन्होंने सारी कंपनीज को यहाँ से बाहर निकाला। इसके बाद वो क्या करेंगे? इसके बाद वो चाहते हैं कि हम यहाँ की पॉलिटिकल अफेयर्स जो हैं इनमें पार्टिसिपेट करें, इनमें इंटरफियर करें। लेकिन 1700 तक क्या था, यहाँ पे मुगल्स रूल कर रहे थे। मुगल्स बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर था। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वो उनका जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब बहुत ही स्ट्रांग रूलर था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मौका नहीं देता था सर उठाने का, पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट या इंटरफियर करने का। लेकिन 1707 में क्या होता है, औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। औरंगज़ेब की जब डेथ हो जाती है तो मुगल एम्पायर जो था ये बहुत ही वीक पड़ जाता है। जब ये वीक पड़ जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस मौके की तलाश में थे वो मौका इन्हें मिल जाता है। तब जाके ये पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मौका मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है, 1757 में वो इंडियंस के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ते हैं। कौन सी? बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी वो लड़ते हैं 1757 में। किसके खिलाफ? नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के गवर्नर थे। जब उन्होंने ये बैटल लड़ी उनके साथ तो उसमें नवाब सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया और इस लड़ाई के बाद उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया। बंगाल को कैप्चर करने के बाद वो कुछ एरियाज़, कुछ प्रोविंसेस की दीवानी भी हासिल करते हैं। इसके बाद जब उन्होंने इन प्रोविंसेस को कैप्चर किया, इसके बाद वो बहुत सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स लाते हैं। आपने सुना होगा सब्सिडरी एलायंस सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप सिस्टम, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ लाते हैं जिनका एजेंडा ये था, जिनका मकसद ये था कि हम ब्रिटिश प्रोविंसेस को एनेक्स करेंगे। उनका मकसद क्या था कि इंडिया पे रूल करना है। अब जबकि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे प्रोविंसेस को कैप्चर किया, एनेक्स किया, तो इससे क्या होता है, यहाँ के जो रूलर्स थे, यहाँ की जो नोबेलिटी थी, यहाँ के लोग जो थे वो उनसे काफ़ी नाराज़ थे। उनके दिल में उनके लिए बहुत ही गुस्सा था। अब उसी गुस्से की वजह से लास्ट में 1857 में एक रिवोल्ट अराइज होता है जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कमिंग बैक ऑन द टॉपिक, दोस्तों ये जो रिवोल्ट जो था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पहला वाइड स्प्रेड रिवोल्ट था जो लड़ा गया था, जो अराइज हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अगेंस्ट। जब हमारे गवर्नर थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, रिवोल्ट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ये इसे स्पॉय म्यूटिनी कहते हैं। मतलब ये कुछ स्पॉयज थे, उन्होंने म्यूटिनी स्टार्ट की अपने सीनियर्स के खिलाफ, बस ये एक स्पॉय म्यूटिनी है। कुछ सोल्जर्स इसमें थे, मगर जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो नहीं मानते हैं कि ये एक स्पॉय म्यूटिनी थी, बल्कि वो इसे एक इंडियन म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, नोट करते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते हैं कि ये स्पॉय म्यूटिनी है। जैसे वो इसमें इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के आम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसलिए वो इसे इंडियन म्यूटिनी के नाम से जानते हैं।
एक ग्रेट रेबेलियन के नाम से नोट करते हैं। यहाँ तक कि वीडी सावरकर जो थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इसे द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से नोट किया, मतलब हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें दोस्तों, इसके बहुत सारे कॉजेज़ थे। जैसे इसके पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, रिलीजियस कॉजेज़ थे, मिलिट्री कॉजेज़ थे। अगर पॉलिटिकल कॉजेज़ की हम बात करें तो ये जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो थी, ये एक मेजर कॉज था इसके राइज होने का। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इन ब्रिटिशर्स ने एक के बाद एक प्रोविंस को कैप्चर किया, एनेक्स किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए। जैसे उन्होंने सबसे पहले जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाई, एक डॉक्ट्राइन लाया, उसका नाम था सब्सिडरी एलियंस सिस्टम। ये वेलेस्ली ने लाया, ये वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया 1798 में। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है कि इंडियन रूलर्स को कहा जाता है कि आप अपनी आर्मी, अपना जो पुलिस, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आप इसको डिसबैंड करो। हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपके बॉर्डर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमें थोड़ा सा अपना रेवेन्यू देना होगा। बस ये एक ये उनके साथ माहदा किया गया, उन्हें उनका साइन लिया गया। इसके बाद अनऑफिशियली ये एक टैक्टिक था ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिशर्स की एक टैक्टिक थी कि वो असल में इन प्रोविंसेस को कैप्चर करना चाहते थे। बाद में उन्होंने कैप्चर भी किया। सब्सिडी एलियंस के तहत बहुत सारे एरियाज़ को उन्होंने, प्रोविंसेस को उन्होंने एनेक्स किया। जैसे हमारा हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया। तो इन प्रोविंसेस को सब्सिडी एलियंस के तहत कैप्चर किया गया। इसके बाद और एक डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स सिस्टम। ये 1848 में इंट्रोड्यूस किया गया, लॉर्ड डलहौजी ने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई रूलर है, उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा वगैरह नहीं है, तो जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो ये जो इसका एम्पायर है, उसका जो इसकी जो प्रोविंस है, ये सीधा ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ जाएगी। हाँ, अगर वो किसी सन को अडॉप्ट करेगा तो उसे सक्सेसर नहीं माना जाएगा। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के अंदर बहुत सारे चीफ्स, इंडियन रूलर्स को, चीफ्स को डिसलॉज किया गया और बहुत सारी प्रोविंसेस को कैप्चर किया गया। जैसे आपने सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये झांसी की रानी थी, झांसी पे ये रूल कर रही थी। तो उनका कोई बेटा नहीं था, कोई नेचुरल हायर नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेटे को एडॉप्ट किया। अब इस बेटे को ब्रिटिशर्स नहीं मानते, इसको परमिट नहीं करते हैं कि वो झांसी के थ्रोन पे बैठे, झांसी पे राज करे। अब इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जो है, उन्होंने इसके खिलाफ रेबल किया, ब्रिटिश के खिलाफ। तो इसके बाद जंग में उनकी डेथ हो जाती है और झांसी को कैप्चर किया जाता है। इसके बाद सतारा को कैप्चर किया गया इस डॉक्ट्राइन के तहत। नागपुर को, झांसी तो पहले ही हो चुकी हैं, जैतपुर को, संबलपुर को, उदयपुर को। तो ये जो प्रोविंसेस हैं, इन्हें कैप्चर किया गया इस डॉक्ट्राइन के तहत। अब इसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध होती है। अवध की अवध की कहानी ये अलग है। अवध को ना ही सब्सिडरी एलियंस सिस्टम के तहत एनेक्स किया गया, ना ही डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स के अंडर में उसे एनेक्स किया गया, बल्कि इसे एनेक्स किया गया, ब्रिटिश का कहना है कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही है, यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब यहाँ का जो रूलर है वो इसे अच्छी तरह गवर्न नहीं कर पाता है, इसलिए ब्रिटिश अवध को भी एनेक्स किया जाता है। और एक वजह थी, जो नाना साहब को आप जानते होंगे, नाना साहब का जो पेंशन है उसे रोक दिया जाता है। नाना साहब कौन थे, वो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उसके एडॉप्टेड सन थे। अब नाना साहब हो गए। इसके बाद जो बहादुर शाह है, जो मुगल रूलर था, अब मुगल उसने कितने साल यहाँ पे हुकूमत की आपको पता ही है। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब उन्होंने ही बनाए। अब उनके रूलर को, उनके
बहादुर शाह को कहा जाता है कि आप रेड फोर्ट जो उनकी रेजिडेंस थी आप इसे खाली करो, आप कुतुब मीनार में जाके रहो। तो इससे क्या होता है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी इंडिया की, उनकी अच्छी खासी सिंपैथी थी मुगल्स को लेके। अब वो भी उनके अब इस बात पे वो भी नाराज़ हो जाते हैं। तो गोया कि हिंदूज जो हैं, मुस्लिम्स जो हैं, यहाँ के सिख्स जो हैं, वो सब इनसे नाराज़ थे। 1856 में क्या होता है, कैनिंग ने यहाँ तक अनाउंस किया कि बहादुर शाह जो है, जो ये लास्ट मुगल रूलर है, इसके बाद जो मुगल रूलर्स होंगे उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाएगा, वो बस प्रिंसेस होंगे, उन्हें सिर्फ प्रिंसेस कहा जाएगा। तो ये थे पॉलिटिकल काजेस। ये वही पॉलिटिकल काजेस हैं जिसके बाद इंडिया में ये रेबेलियन, ये रिवोल्ट शुरू हो जाता है बाद में 1857 में। सिर्फ इसके पॉलिटिकल काजेस नहीं थे बल्कि कुछ सोशल रिलीजियस काजेस भी थे। जैसे यहाँ की रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हो रही थी इंडिया में, इससे यहाँ के लोग काफ़ी दुखी थे, काफ़ी नाराज़ थे। जैसे यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर किया जाता है। एक एक्ट पास होता है 1850 में जिसमें हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को चेंज किया जाता है। मतलब इसके अंदर में क्या होता है, जो अगर हिंदू है कोई, तो वो अपने मज़हब को चेंज करता है, वो कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में। अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, जबकि इससे पहले उनको हिस्सा नहीं मिलता था। तो ये डायरेक्ट उनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर की बात हो जाती है। इससे हिंदू जो हैं, इंडिया के हिंदू जो हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। वो सारे जो यहाँ के हिंदू जो मुस्लिम हैं, वो ये सोचने लगे कि गवर्नमेंट जो है ये ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि ये असल में चाहते हैं कि यहाँ के जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस जो हैं, ये हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। असल में ये यही प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती भी की। सती जो है, सती प्रथा जो यहाँ से सदियों से चली आ रही थी। मतलब सती में क्या होता है, अगर कोई किसी का पति मरता है तो उसकी बीवी जो उसकी वाइफ होती है उसको भी मरना पड़ता है। तो सती को एबॉलिश किया जाता है 1829 में। वीडो रिमेरेज को 1956 में लीगलाइज किया जाता है, जो कि इससे पहले नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को थ्रेट्स के तौर पर देखा जाता था यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर पे। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, ये आर्मी में भर्ती करते हैं ब्राह्मण्स को भी, शूद्रास को भी, वैश्यास को भी, क्षत्रियास को भी। यहाँ के ब्राह्मण जो हैं इन्हें अपर कास्ट कहा जाता था, और वैश्यास और शूद्रास जो होते हैं इन्हें लोअर कास्ट्स कहते थे। अब जबकि हम ये सारे आर्मी में इनरोल हो गए, तो वहाँ उनको साथ में खाना भी होगा, पीना भी होगा, काम भी करना होगा। तो ये ब्राह्मण्स को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हम वैश्यास शूद्रास के साथ खाना खाए, उनके साथ काम करें, उनके बीच में बैठे। ये वो ऐसा सोचते थे कि हमारा जो धर्म है ये इससे भ्रष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण्स भी उनसे काफ़ी नाराज़ होते थे। इसके बाद वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स एक के बाद एक रिफॉर्म लाते थे। जैसे उन्होंने इम्पोज किए टैक्सेस टेम्पल्स पे, मॉस्क्स पे वो टैक्सेस इम्पोज करते हैं। हिंदू गॉड्स को वो रेडिक्यूल करते हैं, इनके बारे में बुरा भला कहते हैं, जिससे यहाँ के हिंदूज जो हैं और मुस्लिम जो थे वो बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं, एक विद्रोह करना चाहते हैं। मगर अभी उसके लिए माहौल साजगार नहीं था। वो ये चाहते थे अगर कहीं से ये स्टार्ट हो जाए तो हम उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। ये मौका भी उनको मिलता है, बाद में हम देखेंगे इसमें। तो अभी के लिए और क्या करते हैं ये ब्रिटिशर्स, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या करते हैं, वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन। जबकि हमारे अपने मेथड्स ऑफ एजुकेशन थे, ये इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन, जो डायरेक्टली चैलेंज करती थी हिंदूज और मुस्लिम्स के ऑर्थोडॉक्सी को। इससे हिंदूज यहाँ के मुस्लिम्स बहुत ही नाराज़ थे। अगर ये पॉलिटिकल काजेस थे, सोशल रिलीजियस काजेस थे। अब अगर इकोनॉमिक काजेस की बात करें हम, तो इकोनॉमिक काजेस में यहाँ के जो पीजेंट्स जो थे, ज़मींदार जो थे, उन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, उनके लैंड पे
टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। और जो ये इनके मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन थे, ये बहुत ही स्ट्रिंगनेंट थी। इससे क्या होता है, इससे जो यहाँ के पीजेंट्स और ज़मींदार सेक्शन है, उन पर काफ़ी बर्डन पड़ता था। उनके लोन्स रिपे नहीं हो रहे हैं, जब लोन्स रिपे नहीं हो रहे हैं तो उनकी ज़मीन उनके हाथों से चली गई, जो उन्हें अपनी जनरेशन्स के आने वाली जनरेशन्स के लिए होल्ड किए थे। तो अब बहुत सारे स्पाइस जो थे, अब बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, उनके अपने टाइज होते हैं पीजेंट्री सेक्शन में, उनके विलेजेस में उनके बहुत सारे टाइज थे, क्योंकि वो बहुत सारे स्पाइस जो हैं वो पीजेंट क्लास से भी आते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पाइस भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ आपने सुना होगा इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले आया था। अब क्या होता है, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ आया तो वहाँ के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में फ्लो होते हैं। तो वो गुड्स जब यहाँ फ्लो होते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें बहुत ही सस्ता मिलते हैं। अब वो चीज़ जब सस्ता मिलते हैं तो इससे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो र्यून हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़। अगर हम मिलिट्री कॉजेज़ की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ऑन द बेस ऑफ सैलरी, ऑन द बेस ऑफ प्रमोशन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। इंडियन सोल्जर्स को एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं मिलते थे, मतलब जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उनको अच्छी सैलरी मिलती है, इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती है। इंग्लिश सोल्जर्स को प्रमोशन मिलती है। अब जो इंडियन सोल्जर्स हैं इन्हें एट मैक्स सूबेदार तक लिया जा सकता था, वो बस उससे अलावा उसके आगे उन्हें नहीं लिया जाता था। अब ये सारे जो काजेज़ थे, इसके बाद एक काज है ऐसा जो जिसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, जिसके बाद जस्ट ये रिवोल्ट ब्रोक आउट होता है। वो रिवोल्ट क्या था, जो ये ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस की फ़ौज में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफ़ल। इस इनफील्ड राइफ़ल में क्या होता है, इसमें जो कॉर्ट्रिजेस लगते हैं, ऐसा रूमर फैला कि ये जो कॉर्ट्रिजेस हैं इसमें काउ फैट और पिग फैट इस्तेमाल होता है। इस कॉर्ट्रिज को पहले सोल्जर को बाइट करना होता था मुंह से, इसके बाद ये कॉर्ट्रिज राइफल में लगता है, फिर ये फायर होता था। अब ये जब हिंदू और मुस्लिम स्पॉयज ने सुना, तो जबकि ये चूँकि ये इनके मज़हब में एक अच्छी बात नहीं थी, तो उन्होंने ये राइफ़ल यूज़ करने से मना कर दिया। जब उन्होंने ये मना कर दिया, बाद में इस चीज़ को लॉर्ड कैनिंग ने एमेंड भी किया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस चीज़ की जब उन्होंने मना किया तो सबसे पहले मंगल पांडे जो है एक स्पॉय था बैरकपुर में, जो बैरकपुर ये बंगाल में पड़ता है, ये एक स्पॉय था। उन्होंने सबसे पहले 1857 मार्च 1857 में पहले रिफ्यूज़ किया। जब उन्हें कहा गया कि आप इस कैटरेज को इस्तेमाल करो तो उन्होंने मना किया। जब से इंसिस्ट किया गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गन उठाई और पहले अपने सीनियर को ही गोली मारी। इसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। उसके बाद 9 मई को और सोल्जर्स मेरठ से 85 सोल्जर्स इस राइफ़ल को इस्तेमाल करने से मना करते हैं, जिन्हें फिर बाद में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। अब 10 मई को कुछ जो इंडियन सोल्जर्स थे, अब उनमें ये बात फैल गई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो 10 मई को मेरठ के कुछ स्पॉयज जो थे उन्होंने सिस्टमेटिकली इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। उन्होंने पहली फुर्सत में क्या काम किया, उन्होंने इस प्रिजन पे अटैक किया और अपने जो उनके सोल्जर्स थे, कॉमरेड्स थे, उनको रिलीज़ करवाया। अब यहाँ से इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है। कहाँ से? 10 मई से इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है। अब जबकि स्पॉयज ने इस प्रिजन पे अटैक किया, अपने इन सोल्जर्स को रिलीज़ करवाया, तो इसके बाद ये मार्च करने लगे दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ जब ये मार्च करने लगे तो बहुत सारे लोग उनसे आके मिले रास्ते में।
تو یہ ریوولٹ جو ہے بہت ہی وائلنٹ ہو جاتا ہے، اتنا وائلنٹ ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے وائلنٹ ہو جاتا ہے، انگلش سے بھی وائلنٹ ہوتا ہے انگلش کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے بھی یہ بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے، اتنا وائلنٹ آپ نے ستی چھورا گھاٹ کا چھورا گھاٹ انسیڈنٹ کے بارے میں جانا ہوگا۔ یہ ستی چھورا گھاٹ ایک جگہ ہے کانپور میں، ریور گنگا کے کنارے پہ ایک جگہ ہے۔ 27 جون 1857 میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ انگلش مین تھے، انہیں شپس میں بھرا جاتا ہے، انہیں جانا تھا کولکتہ، انہیں کولکتہ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ریبیلینز جو ریولیوشنریز تھے انہوں نے ان شپس پہ اٹیک کیا، انہیں پلٹایا، ان شپس کو انہوں نے پلٹایا اور ان پہ گولیاں چلائی، جس کی وجہ سے 300 لوگوں کی جان جاتی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ برٹشرز تھے سارے، 300 برٹشرز کی جان جاتی ہے۔ اب یہ لوگ، اب وہ جو لوگ وہاں پہ بچتے ہیں وہ شیلٹر لیتے ہیں کہاں؟ بی بی گھر ایک جگہ ہے کانپور میں، وہ وہاں شیلٹر لیتے ہیں۔ اب یہ ریولیوشنریز یہاں نہیں رکتے ہیں، وہ وہاں بھی ان پہ اٹیک کرتے ہیں اور وہاں اور 200 لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو ریوولٹ تھا یہ بہت ہی وائلنٹ ہو گیا، اتنا وائلنٹ ہو گیا کہ یہ پورے نارتھ انڈیا میں پھیل گیا، پٹنہ سے لے کے ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، پٹنہ سے لے کے راجستھان تک یہ پھیل گیا۔ اس کے مین سینٹر جو تھے جیسے کانپور تھا، لکھنؤ تھا، بریلی تھا، بہار تھا، دہلی، الہ آباد، گوالیر، جھانسی، یہ ان کے مین سینٹرس تھے جہاں پہ ریوولٹ جو ہے، ریوولٹ کے ایپی سینٹرس تھے۔ تو بہت ساری جگہوں سے بہت سارے لیڈر اس ریوولٹ کو لیڈ کر رہے تھے، جیسے دہلی سے بہادر شاہ، جنرل وقت خان، بہادر شاہ مطلب مغل رولر، لکھنؤ سے حضرت محل، جھانسی سے رانی لکشمی بائی جس کے بیٹے کو پرمٹ نہیں کیا گیا تھا، کانپور سے نانا صاحب جس کا پینشن روکا گیا تھا، بہار سے لالا کنور سنگھ، الہ آباد سے لیاقت علی۔ تو یہ تھے کچھ لیڈرز جو اس ریوولٹ کو لیڈ کر رہے تھے ڈفرینٹ جگہوں سے۔ اب اس کے جیسے کہ میں نے اوپر بات کی کہ یہ جو ریوولٹ ہے اسے فیلئر کے نام سے جانتے ہیں، کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریوولٹ ہے یہ بعد میں فیل ہو گیا۔ اب اس فیل ہونے کے کچھ کازز تھے، کچھ اہم کازز جیسے یہ تھے کہ یہ جو ریولیوشنریز تھے ان کے بیچ میں یونٹی نہیں تھی، ان کے بیچ میں یونٹی نہیں تھی، ہر ایک کمیونٹی کے الگ الگ ڈیمانڈس تھے، ہر ایک طبقے کے الگ ڈیمانڈس تھے، مطلب پیزنٹس کے الگ ڈیمانڈ تھے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی الگ ڈیمانڈ تھے، رولرس کی الگ ڈیمانڈ تھی، مسلمز جو تھے مسلمز کی الگ ڈیمانڈ تھی، ہندوز کی الگ ڈیمانڈ تھی۔ مسلم چاہتے تھے کہ مغل رول کو ریوائیو کیا جائے، ہندو چاہتے تھے کہ پیشوا رول کو ریوائیو کیا جائے۔ ایجوکیٹڈ انڈین جو تھے وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ اب نارتھ انڈیا میں یہ ریوولٹ چل رہا ہے، ساؤتھ انڈیا کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ بالکل سائلنٹ بیٹھے ہیں۔ اب برٹش ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، اس کی وجہ سے بھی یہ ریوولٹ جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے۔ جو انڈین اور کیا ہوتا ہے، جو انڈین پرنسز جو ہوتے ہیں نا یہ اس ریوولٹ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ یہ برٹش کے لائل ہی رہتے ہیں۔ اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنز جو اس کے فیلئر کا تھا وہ یہ تھا کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی، مطلب ہر کمیونٹی کے ہر طبقے کے الگ الگ ڈیمانڈس تھے، وہ اپنے اپنے طریقے سے اس ریوولٹ کو لیڈ کر رہے تھے، کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی جو اس ریوولٹ کو گائیڈ کر سکے۔ اس لیے یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ریوولٹ فیل ہو گیا۔ اب جب کہ یہ فیل ہو گیا اس کے کچھ امپیکٹس بھی پڑے انڈینس پہ، انڈیا پہ کچھ امپیکٹس بھی پڑے، کچھ امپیکٹس پازیٹیو بھی تھے اور کچھ نگیٹیو بھی تھے۔ اگر نگیٹیو امپیکٹس کی بات کریں، یہ جو برٹش جو تھا، برٹش انڈیا پہ اس سے پہلے انڈیا پہ ایسٹ انڈیا کمپنی رول کر رہی تھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ اس کے بعد یہاں سے برٹش نے اب یہ انڈرسٹینڈ کر لیا کہ آج تو ہم نے اس ریوولٹ کو ختم کر دیا لیکن بعد میں شاید ہم اس ریوولٹ کو ختم نہ کر پائے، اس لیے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سائڈ لائن کیا اور اسے ڈائریکٹ انڈر برٹش کراؤن میں لایا گیا انڈیا کو۔
इससे पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके वाइसराय को अपॉइंट किया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और एक पोस्ट क्रिएट किया गया वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता है। यहाँ का जो वाइसराय है वो डायरेक्टली उसे रिपोर्ट करेगा। तो इंडिया जो है, इंडिया इसे एक कॉलोनी कंसिडर किया गया। इससे पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, वो क्या कर रही थी, उन्हें बस ट्रेड से मतलब था। इसके बाद ब्रिटिश के बहुत सारे इससे पहले भी बहुत सारे कॉलोनीज थे, अब इंडिया को भी प्रोनाउंस किया गया एज ए कॉलोनी। मगर कुछ, जैसे कि मैंने बोला, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े, जैसे फुल रिलीजियस फ्रीडम गारंटी किया गया इंडियंस को, मतलब रिलीजियसली वो फ्री होंगे। अब कुछ जो इंडियन सोल्जर्स हैं, स्पॉयज हैं, उन्हें एश्योर किया गया आपको हाई पोस्ट पे प्रमोशन मिल जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मेरिट पे। तो सबसे बड़ी बात जो इस पॉजिटिव इम्पैक्ट में आते हैं, इससे क्या वो क्या है कि इस रिवोल्ट से क्या हुआ कि एक नेशनल फीलिंग अराइज हो गई इंडियंस के लोगों में, जो बाद में हमें देखने को मिलेगा। 1857 के बाद में जो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ये हमें उन मूवमेंट्स में देखने को मिलेगा। तो आज का जो ये टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, इसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।